हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है इसमें हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग के एमसीक्यूज। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके होने वाले एग्जाम यूपीएससी ईपीओ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज जो हमारी क्लास होगी इसमें हमारा तीसरा सेट रहने वाला है अकाउंटिंग का। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, इससे पहले हम लोग दो एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं, या हम लोग कहेंगे दो हमारी क्लासें ये हो चुकी हैं जिसमें उन्होंने हर क्लास में उन्होंने 20 की एमसीक्यू डिस्कस किए थे। और आज हम लोग करेंगे उसमें भी हम लोग 20 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो आपके होने वाले एग्जाम यूपीएससी ईपीओ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यदि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे हो और ऐसे क्वेश्चन की तलाश में हो जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास की बात करते हैं। आप क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा हमारे ऐप के बारे में और हमारे बैच के बारे में। हमारे ऐप का भी नाम एग्जाम वेब है। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा हमारे बैच की बात करेंगे तो आपको ये यूपीएससी ईपीओ का बैच मिलने वाला है। हिंदी माध्यम में हम लोग आपको बैच प्रदान कर रहे हैं। मात्र 449 रुपये में यह बैच दिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि अभी छूट चल रही है तो छूट के कारण ये बैच आपको मिल रहा है मात्र 349 रुपये में। ये बैच आपको मिल जाएगा यदि आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो FEST100। क्या इस्तेमाल करोगे? FEST100 ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हो, ये कोर्स आपको मात्र 349 रुपये में आपको प्राप्त हो जाएगा। बैच की खास बात ये है कि आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा सारा हिंदी माध्यम में दिया जाएगा। जो भी आपका सिलेबस है वो आपका वीडियो माध्यम में भी कवर कराया जाएगा और ऑडियो माध्यम में भी कवर कराया जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं पीडीएफ में भी। वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों माध्यम में कवर कराया जा रहा है। जो भी आपका सिलेबस है, जैसे आपका लेबर लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कंप्यूटर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इत्यादि जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका मैथ, रीजनिंग, ये सब कैसे कराए जा रहे हैं, तो सब आपके हिंदी माध्यम में कवर कराए जाए विद वीडियो लेक्चर। और आपके जो नोट्स हैं वो वही आपको दिए जा रहे हैं, मात्र 349 रुपये में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपका एग्जाम है उसमें हम लोग आपके पीवाईक्यू सॉल्यूशन कराएंगे। इसके अलावा हम आपको मॉक टेस्ट कराने वाले हैं और आपको टॉपिक वाइज क्विज भी कराएंगे और हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाने वाले हैं मात्र 349 रुपये में। तो यदि आप अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हो, अपनी तैयारी को बूस्टर देना चाहते हो, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, हमारे बैच को परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी को और भी महत्वपूर्ण बना सकते हो और भी अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा बैच से संबंधित कोई भी क्वेरी करनी हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लो। आपकी कोई भी क्वेरी हो कर सकते हो, अपनी क्वेरी को क्लियर किया जाएगा। चलिए हम लोग क्लास शुरू करेंगे। क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कहता है किसी कंपनी को एक विशिष्ट लेखांकन नीति, जैसे आपको बताया गया है मूल्य, जब क्या है मूल्य ह्रास पद्धति और स्टॉक मूल्यांकन पद्धति का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस मुख्य गुणात्मक विशेषता पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन हमारा कहता है कि ऐतिहासिक लागत की बात की जाएगी, प्रासंगिकता और विश्वसनीयता की बात की जाएगी, और कि तीसरा कहता है द्वैत पहलू, और चौथा पहलू कहता है रूढ़िवादिता। 5 सेकंड को मैं आपको समय दे रहा हूं, उसको आप सोच लीजिए क्या आपका आंसर रहने वाला है। इसके बाद मैं आपको आंसर इसका बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन देख लिया आपने, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए फिर आप आंसर दीजिएगा इसका। चलिए यदि आपने अपने मन में क्वेश्चन सोच लिया है तो देखते हैं आंसर सोच लिया है। यदि आपने ऑप्शन डी चूज किया है तो ऑप्शन आपका गलत है। यदि आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो भी आपका गलत है। यदि आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो भी आपका गलत है। तो बचा कौन सा? हमारा 20 का आंसर बचता है। अब आप कहेंगे सर बी आंसर क्यों है? बी आंसर हमारा क्यों है? तो देखिए बी आंसर हमारा इसलिए है कि जो भी हमारी लेखांकन नीतियां होती हैं, इसका हम जो लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग कहेंगे इसको हम लोग क्या, जिसके जो वित्तीय विवरण होते हैं इसका जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो जो हमारी जो वित्तीय विवरण होते हैं उसको हमें ऐसा रखना चाहिए जो हमारे उपयोगकर्ता हैं वो कैसे हो, उनको एकदम प्रासंगिक लगे। कैसी लगे? प्रासंगिक लगे। और हमारे जो विवरण है, जो वित्तीय विवरण है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर त्रुटि हो गई तो हमारा क्या है, जो उपयोगकर्ता है उसका विश्वास टूट जाएगा। तो त्रुटि भी नहीं होनी चाहिए, जैसे उनकी जो आपकी विश्वसनीयता है वो भी आपकी बनी रहे। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक पुरानी मशीनरी की मरम्मत पर किए गए 5,000 को, ठीक है, किए गए 5,000 की को गलती से मशीनरी खाते में डेबिट कर दिया गया। इस त्रुटि के
सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जनरल प्रविष्टि होगी, कौन सी जनरल प्रविष्टि होगी आपको बतानी है। ऑप्शन देखते हैं, मशीनरी खाता डेबिट और मरम्मत खाता क्रेडिट। ऑप्शन दूसरा कहता है मरम्मत खाता डेबिट और मशीनरी खाता क्रेडिट। तीसरा ऑप्शन कहता है निलंबन खाता और डेबिट और मशीनरी खाता क्रेडिट। और चौथा ऑप्शन हमारा कहता है लाभ और हानि समायोजन खाता डेबिट और मशीनरी खाता क्रेडिट। चलिए, तो इसमें सही आंसर हमारा क्या रहेगा, सही आंसर की हम लोग बात करते हैं तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा देखते हैं तो ये हो जाएगा मरम्मत खाता डेबिट और मशीनरी खाता क्रेडिट। ये हमारा सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 में इसके अनुसार क्या कहता है, एक कंपनी की बैलेंस शीट का प्रारूप कैसा होना चाहिए, क्या प्रारूप कैसा होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, पारंपरिक टी स्वरूप होना चाहिए, प्रारूप होना चाहिए जिसमें बाईं ओर देयताएं और दाईं ओर क्या है संपत्ति होती है। दूसरा कहता है कि क्षैतिज प्रारूप होना चाहिए यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें परिसमापन के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि लंबवत यानी वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकल फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें पहले इक्विटी और देयताएं हों और फिर संपत्ति दिखाई जाती है। तो यही आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या हो, पहले तो एक आपका वर्टिकल फॉर्मेट में होना चाहिए, ये बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए, बैलेंस शीट आपकी वर्टिकल फॉर्मेट में होनी चाहिए और इक्विटी, इसके बाद इक्विटी होनी चाहिए और देयताएं होनी चाहिए, इसके बाद हम लोग संपत्ति की दिखाई जानी चाहिए। ठीक है, सही आंसर क्या होगा हमारा, सी का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लेखांकन मानक AS2 के अनुसार इन्वेंट्री के मूल्यांकन के लिए FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और दूसरा हमारा कहता है LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट की विधियों में संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। कथन सत्य आपको बताना है, कौन सा कथन हमारा सत्य है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो वही हमारा है LIFO और FIFO दोनों को भारतीय लेखांकन मानकों के तहत उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पे प्रोत्साहित देख लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को भारतीय लेखांकन मानकों के तहत उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि लास्ट इन और फर्स्ट आउट को उपयोग प्रतिबंधित किया जाता है। यहाँ पे प्रतिबंधित की बात की जा रही है। ठीक है, और दूसरा तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के उपयोग के लिए मुद्रास्फीति के दौरान लाभ कम हो जाता है जिससे कर की बचत होती है। और तीसरा ऑप्शन, चौथा हमारा ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय लेखांकन मानक केवल औसत लागत विधि को अनुमति देते हैं। तो देखिए, जो आपका लेखांकन मानक है वो आपको बताता है कि जो आपका लास्ट इन और फर्स्ट आउट है ये क्या होता है, ये जो हमारी गणना है इसको बिगाड़ देता है, ये हम लोग कहेंगे ये कोई रिलेवेंट नहीं होता है। तो जो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हमने प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, इसको हमने प्रतिबंधित कर दिया है और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को ही हमने माना है, इन्हीं मानकों को हमने माना है। तो सही आंसर क्या हमारा 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर होगा, 20 सही आंसर हो जाएगा, बाद बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साझेदारी में जब पूंजी खाते क्या हो, जब पूंजी खाते स्थिर रखे जाते हैं तो साझेदारों से संबंधित वेतन, ब्याज, आहरण और लाभ हानि के सभी समायोजन किस खाते में किए जाते हैं। कौन से खाते, किसकी बात की है, वेतन की बात की जा रही है, ब्याज की बात की जा रही है, आहरण की बात की जा और लाभ हानि के सभी समायोजन के किस खाते संबंधित है, इससे आपकी बात की जा रही है। चलिए देखते हैं, तो लाभ और हानि विनियोजन खाता, वसूली खाता, चालू खाता या स्थायी पूंजी खाता। चलिए, तो ये सब आपको किसमें किया जाता है, क्योंकि आपको वेतन भी है, वेतन है या ब्याज है, लाभ हानि, ये देखिए ये आपके जो कंपनी होती है इसमें डेली का आदान प्रदान होता है। तो कंपनी किस प्रकार का खाता रखेगी, तो कंपनी आपका रखेगी चालू खाता रखेगी यानी करंट अकाउंट आपका रखेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जो आपके मर्चेंट लोग होते हैं या आपके जो व्यापारी लोग होते हैं जो थोड़ा सा बड़ा काम करते हैं, यदि छोटा मोटा काम नहीं, हम लोग जो बाहर दुकान रख ली उसको आप कर रहे हो कि हाँ ये मर्चेंट हो गया, नहीं, जो आपके जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं, उनका खाता कैसा होता है, करंट अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें डेली पैसों का आदान प्रदान होता है। वहीं आपका यहाँ भी बात की जाए कंपनी में किस प्रकार खाता होगा, तो आपका चालू खाता होगा, करंट अकाउंट होगा। सी का सही आंसर रहने वाला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात एक शोधन क्षमता अनुपात को दर्शाता है कि दीर्घकालीन ऋणदाताओं में के धन की तुलना में कंपनी के पास कितनी सुरक्षा उपलब्ध है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात एक शोधन क्षमता अनुपात है जो यह दर्शाता है कि दीर्घकालिक ऋणदाताओं के धन की तुलना में कंपनी के पास कितनी सुरक्षा उपलब्ध है। ऑप्शन देखते हैं, स्वामित्व अनुपात,
कार्यशील पूंजी टर्नओवर अनुपात, तीसरा हमारा कह रहा है ब्याज कवरेज अनुपात, और चौथा कहता है स्टॉक टर्नओवर अनुपात। क्या होगा इसका सही आंसर, क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? चलिए सोच लिया होगा। यदि आप ऑप्शन सोच रहे हो डी तो भी आपका गलत है, यदि आप ऑप्शन सोच रहे हो सी तो भी आपका गलत है, और ऑप्शन बी सोच रहे हो तो भी आपका गलत है। तो क्या बचता हमारा सही व्यवस्था, हमारा केवल स्वामित्व अनुपात। क्या बचेगा? स्वामित्व अनुपात बचता, यही हमारा सही आंसर होगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर होगा? ए सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ये वो ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक कंपनी अपने अंतिम खाते तैयार करते समय, क्या बात करिए, अंतिम खाते की बात की जा रही है, अंतिम खाते तैयार करते समय अदत्त वेतन यानी आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है को दर्ज करना भूल जाती है, तो इसका शुद्ध लाभ और बैलेंस शीट पर क्या असर पड़ेगा? शुद्ध लाभ पर, जो नेट प्रॉफिट है, इस पर और बैलेंस शीट पर क्या असर पड़ेगा? साथियों वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है, शुद्ध लाभ कम हो जाएगा और देयताएं बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ जो आपका आउटस्टैंडिंग वेतन है इसको दर्ज नहीं किया गया। अब दर्ज नहीं किया गया तो पैसा तो कंपनी के पास है, तो कहीं तो जाएगा वो, तो वो कहाँ जाएगा? कंपनी के ही अकाउंट में जाएगा। तो जब कंपनी के अकाउंट में जाएगा तो जो नेट प्रॉफिट होगा वो कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट कैसा होगा? बढ़ जाएगा। तो यानी जो शुद्ध लाभ है वो कम तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है? शुद्ध लाभ बढ़ जाएगा, और जब शुद्ध लाभ बढ़ जाएगा तो हमारी देयताएं वो कैसी हो जाएंगी? वो आपकी कम हो जाएंगी। सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, केवल कंपनी की कर देयता की गणना करना है। बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होता, और भी होते हैं। व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करना है और उनके परिणामों को हितों के पक्षकारों तक पहुंचना, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, जो वित्तीय लेन देन है उसको हमें व्यवस्थित रूप से करना है। ठीक है, व्यवस्थित रूप से करना है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। पुनः मैं बताना चाहूंगा हमारे ऐप के बारे में, हमारे बैच के बारे में। मात्र 349 में मिल रहा है। यदि आप परचेस कर सकते हो तो परचेस कर लो, इसके अलावा कोई क्वेरी करनी है तो कर सकते हो। पुनः मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि क्या क्या मिलने वाला है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। पुनः फिर भी बता दूंगा, यदि आप देख रहे हो हमारे शॉर्ट नोट्स को देख रहे हो कि अपनी तैयारी है उसको शॉर्ट नोट्स में करना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, तो हमारे बैच को परचेस कर सकते हो। कम से कम आप ऐप को तो डाउनलोड कर सकते हो, आप डेमो क्लास देख लो, आपको अच्छा लगे तो आप परचेस कर लो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इसका मैं आंसर बता दिया था क्या? हाँ आंसर बता दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बैंक द्वारा जमा किए गए चेक पर ब्याज, जमा किए गए चेक पर ब्याज पासबुक में क्रेडिट किया जाता है, किसमें? पासबुक में क्रेडिट किया जाता है, लेकिन क्या है, नगद बही में दर्ज नहीं किया जा रहा है। पासबुक में क्रेडिट किया जा रहा है, पासबुक में आपका हो गया है, लेकिन क्या है, जो कैश बुक है उसमें दर्ज नहीं किया गया है। तो नगद बही यानी आपके कैश बुक की बात की जाए के शेष शुरू करके बीआरएस तैयार करते समय क्या समायोजन किया जाएगा? क्या समायोजन किया जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। नगद बही के शेष से राशि को घटाया जाएगा, नगद बही के शेष में राशि को जोड़ा जाएगा, इस मद को बीआरएस में नजरअंदाज कर दिया जाएगा, और चौथा ऑप्शन हमारा कहता है पासबुक शेष से शुरू करना होगा और नगद बही से नहीं की। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका जो हमारा नगद बही के शेष में जो राशि को जोड़ दिया जाएगा। जो नगद कैश बुक है, जो आपकी कैश बुक है, उसमें जो पासबुक जो क्रेडिट पैसा है उसको क्या हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, जो सही हो जाएगी, जो हमारा कैश बुक है वो आपकी सही हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कंपनी की शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी नेट वर्किंग कैपिटल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? हम लोग बात कर रहे हैं नेट वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, इसको किस रूप में परिभाषित आपका किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? ऑप्शन पहला कह रहा है कि कुल संपत्तियां, कुल देयताएं, कामा आप लोग कहेंगे ये, ठीक है, कुल देयताएं दीर्घकालिक शोधन क्षमता के विश्लेषण में किया जाता है। चालू संपत्तियां, गैर चालू देयताएं परिचालन लाभप्रदता के विश्लेषण में, चालू संपत्तियां, चालू देयताएं और अल्पकालिक तरलता के विश्लेषण में, और चौथा ऑप्शन हमारा कहता है गैर चालू संपत्तियां, गैर चालू देयताएं और पूंजी संरचना के विश्लेषण में। ठीक है, तो ये चार हमारी बात की जा रही है। ठीक है, चार बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो हमारा होगा चालू संपत्ति। ठीक है, चालू संपत्ति, चालू देयताएं, अल्पकालिक तरलता के विश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हमारा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेन देन
पूंजी आरक्षित के निर्माण का प्राथमिक कारण नहीं हो सकता है, प्राथमिक कारण नहीं हो सकता, इसके बारे में बात की गई है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है शेयर जब्त होने के बाद पुनः जारी पर होने वाला अधिशेष। दूसरा कहता है किसी दीर्घकालीन स्थिर संपत्ति की बिक्री पर होने वाला लाभ। चौथा कहता है दैनिक परिचालन गतिविधियों के से होने वाला शुद्ध लाभ। और चौथा कहता है व्यवसाय शुरू करने से पहले खरीदे गए किसी निवेश पर बिक्री कर लाभ। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, कौन सा इसका सही आंसर रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका सही आंसर निकल के आता है वो क्या होगा, दैनिक परिचालन। क्या होगा, जो आपकी दैनिक परिचालन से होगा से होने वाला शुद्ध लाभ, यही आपका निकल के आएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय लेखांकन मानक S19 या पट्टे की बात की जा रही है। पट्टे के तहत यदि पट्टेदार की संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जो जोखिम है और पुरस्कारों को अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेता है तो उस पट्टे को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। परिचालन पट्टा, सेल एवं लीजबैक पट्टा, वित्त पट्टा, या हम लोग कहेंगे आकस्मिक पट्टा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा क्या रहने वाला है, तो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा वित्त पट्टा। क्या होगा आपका, वित्त पट्टा इसका सही आंसर हो जाएगा, वित्त पट्टा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी फर्म के विघटन पर यदि वसूली खाते का क्रेडिट पक्ष क्या है, क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष से अधिक है तो इसका तात्पर्य क्या है, जो क्रेडिट पक्ष है वो का डेबिट पक्ष से अधिक है तो क्या होगा। देखिए साझेदारी फर्म के विघटन की बात की जा रही है, साझेदारी फर्म के विघटन की बात की जा रही है। जब हमने पिछली क्लास की थी मैंने आपको बताया था, किसके बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था एक खाते के बारे में बताया था। ठीक है, एक खाते के बारे में बताया था जो आपको कैसा खाता था, वो ऐसा खाता था जब आपकी कंपनी है इसका विघटन हो जा रहा था, साझेदार इसका विघटन हो जा रहा था तो क्या होगा, जो कंपनी की शेष संपत्तियां हैं कैसी होंगी, वो बेच दी जाएंगी, बशर्ते कंपनी में जो नगद पैसा रखा है या जो बैंक में पैसा जमा है उसको नहीं बेचा जाएगा। बाकी सारी कंपनियों में जो भी संपत्ति रखी है उसको बेच दिया जाएगा और जो ये पैसा बचता है तो आपस में बांट लिया जाएगा। तो यहाँ बात क्रेडिट पक्ष क्या है, डेबिट पक्ष से अधिक है, जो आपका डेबिट पक्ष से अधिक है तो इसका लाभ क्या होगा। क्रेडिट पक्ष क्या होता है, यानी हमारे पास जो पैसा आया, जो बेच कर हमारे पास पैसा आया है वो क्या है, अधिक है, और डेबिट पक्ष आपका कम है, डेबिट पक्ष आपका कम है। तो सही आंसर क्या होगा, तो यानी क्या होगा, फर्म के विघटन से क्या है, प्रक्रिया में शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, यदि हमें पैसा ज्यादा प्राप्त हुआ है तो क्या है, हमें लाभ तो प्राप्त हुआ ही है। ठीक है, क्या हमें लाभ प्राप्त हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा, बी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी का तरल अनुपात या एसिड टेस्ट अनुपात 0.81 है, जबकि औद्योगिक औसत है कितना है, 1.5:1 है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। कंपनी की दीर्घकालिक शोधन क्षमता बहुत अच्छी है। अगला देखिए, कंपनी के पास उसकी चालू देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। तीसरा ऑप्शन कहता है कंपनी अपनी चालू देयताओं को तुरंत पूरा करने के लिए अल्पकालिक क्षमता से उद्योग के औसत से कमजोर है। और तो अगला का लास्ट कह रहा है हमारा, कंपनी के पास अत्यधिक निष्क्रिय नगद है। तो सही इसका आंसर होगा वो हो जाएगा, कंपनी अपनी चालू देयताओं को तुरंत पूरा करने के लिए अल्पकालिक क्षमता के उद्योग के औसत से कमजोर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बात की जाए 0.8 है, यहाँ देखोगे आप तो कितना है, 1.5 है, तो ये कितना है, 1.5 से तो कमजोरी है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेखांकन की कौन सी अवधारणा प्रबंधन को छोटी छोटी व्यय मदों जैसे कि कैलकुलेटर या छोटे उपकरण को उनकी लंबी उपयोगी अवधि के बावजूद राजस्व व्यय को मानकर सीधे P&L खाते में चार्ज करने की अनुमति देती है। चलिए इसकी बात करेंगे, इसका आंसर देख लेते हैं। निरंतरता, मनी मैनेजमेंट, द्वैत पहलू या भौतिकता। तो सही आंसर इसका होगा भौतिकता। क्या होगा इसका सही आंसर, भौतिकता इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा सही आंसर, भौतिकता इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है साथियों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शेयरों के अति अभिधान के मामले में यदि कंपनी अनुपातिक आवंटन का उपयोग करती है तो अतिरिक्त आवेदन राशि जो राशि है इसका क्या किया जाता है। देखिए इसका आंसर मैं क्या बताऊंगा आपको अगली क्लास में बताने वाला हूँ। क्यों बताऊंगा, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी आवाज सुन रहे होंगे, जो हमारे यहाँ जो स्टूडियो उसकी लाइट चली गई है और ये इन्वर्टर कभी भी खत्म हो सकता है,
तो क्लास में आपको बीच में ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, आज जो बचे 5 क्वेश्चन है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, यानी हम लोग जो क्लास करने वाले हैं आपके टोटल कितने, तो आपकी टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।